आनंद विभाग के पास पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी शासकीय कार्यालय यहाँ नहीं है। किसी भी जिले में जी कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं है किसी भी जिले में, चाहे वो निवाड़ी हो या नीमच हो या मंदसौर हो, किसी भी जिले में कोई कर्मचारी नहीं है। सभी स्वयं सेवक हैं, स्वप्रेरणा से आनंद विभाग में काम करने के लिए तत्पर हैं। जी। मैं अपने आनंद विभाग में लगभग 1,15,000 से ज्यादा आनंदक जुड़ चुके का परिवार है। जी। नहीं, आनंद और खुशी दोनों एक सी स्थितियां नहीं है। मैं अब तो खुशी जो बाहरी चीजों से, भौतिक चीजों से हमें मिल रही है जी। वो अस्थायी। आनंद जी। आनंद मिलता है हमें स्थायी चीज। 2 या 3 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और वो याद कीजिए, वो चेहरा जो आपको सबसे प्रिय हो, सबसे ज्यादा लगाव हो, आपको उस चेहरे को याद कीजिए। आप जी। या तो हमें काम जो हमारे पास चीज है उसके चले जाने का डर है, या जो हमारी चाह है वो काम हो नहीं पा रहा है, होने वाला इसका डर हाँ, या किसी काम में बहुत ज्यादा विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। उसकी तो ये जो इस तरह के 3 कारण बनते हैं, जी। इन कारणों से जो हमारे ऊपर मानसिक दबाव बनता है, और वही जो दबाव है वो चिंता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जी। समस्या ऐसी जिसका प्रभाव हमारे अंदर है, या उस समस्या का हल हमारे ही पास पास है। मैं कर सकता हूँ। जी। तो इसके समस्या के निराकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उस समस्या के जो हल है उसके प्रयास हमें शुरू कर देना चाहिए। कि हमारे जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई की चिंता करो, तुम करियर की चिंता करो, तुम्हें अपनी भविष्य की कोई चिंता नहीं है। चिंता करना सिखाते हैं हम। मैं अभिभावकों को सलाह देना चाहूंगा कि हम चिंता की जगह कि चिंता का पाठ ना पढ़ाएं बच्चों को, उनको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की योजना बनाना सिखाएं। नमस्कार, मैं शंकर स्वागत करता हूं आज के एक और नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ जो नए गेस्ट हैं वो हैं आनंद विभाग के जिला संपर्क व्यक्ति, जी हाँ, जो कि आनंद विभाग में एक मास्टर ट्रेनर जी हैं। आइए उनसे संक्षिप्त में उनका परिचय लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सर, थोड़ा सा सवाल तो बहुत सारे हैं आनंद विभाग के बारे में, लेकिन उससे पहले आपका छोटा सा एक परिचय हो जाए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। मेरा नाम वीके पुरोहित है और मैं मध्य प्रदेश शासन का जो अनूठा विभाग है आनंद विभाग, उसमें मैं निवाड़ी जिले में जिला संपर्क व्यक्ति के रूप में कार्यरत हूँ। साथ ही साथ मैं आनंद विभाग का मास्टर ट्रेनर भी हूँ जी। और विभिन्न जो विभाग की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हों या हमारे स्थानीय स्तर पर, दोनों में मैं सहभागिता करने का, अपने कार्य के साथ साथ सहभागिता करने का प्रयास करता हूँ। जी सर, जैसा आपने बताया कि आप आनंद विभाग में मास्टर ट्रेनर का काम करते हैं और बहुत सारे आप पे दायित्व भी रहते हैं, ये हमने भली भांति देखा हुआ है। निवाड़ी क्षेत्र में आपके बहुत सराहनीय काम भी रहे हैं और वर्तमान में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जो अभी परीक्षाएं चल रही हैं उसमें आप एक फ्लाइंग स्क्वाड का भी काम करते हैं, देखते हैं। तो अभी जो आपका काम चल रहा है वो किस प्रकार के चल रहा है, थोड़ा इसके बारे में भी संक्षिप्त में बता दें। मैं बेसिकली स्कूल शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ जी। और स्कूल शिक्षा का अभी चूँकि बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं हमारी 25 फरवरी से 25 मार्च तक। जी। ये हमारे विभाग के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय होता है जी कि बच्चों की बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। जी। और चूँकि मैं आनंद विभाग से जुड़ा हूँ इसलिए ये भी प्रयास रहता है कि बच्चों के मन मस्तिष्क पर ये एक प्रेशर ना बने, इसके लिए भी मैं काम करता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। जी। साथ ही जो हमारी मूल जिम्मेदारियां हैं विभाग की, उनका भी निर्वहन मुझे करना पड़ता है। और ये गौरव का विषय है कि हमारे निवाड़ी जिले में जितने भी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने केंद्र बनाए हुए हैं जी, उनमें बहुत ही नकल विहीन और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं हो रही हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात है जी। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सर, जो आपका विभाग है आनंद विभाग, ये क्या है? आनंद मतलब विभाग तो बहुत सारे हैं लेकिन स्पेशली आनंद विभाग, इसको लोग सुनते ही नहीं, मतलब सुनने का तो छोड़ो, लोग जानते नहीं है, बस नाम सुना है आनंद, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते, लगभग कोई नहीं जानता निवाड़ी में। तो ये क्या है आनंद विभाग? बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे हमारे मध्य प्रदेश शासन के बहुत सारे 52-54 विभाग हैं जी,
उनकी श्रृंखला में निश्चित रूप से जब इसकी स्थापना हुई, गठन हुआ इस विभाग का, जी तो ये अवधारणा थी कि उस श्रृंखला में एक विभाग और बढ़ जाना, ये सोच नहीं थी। जी ये हमारे देश के लिए और प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है कि एक अनूठा प्रदेश है मध्य प्रदेश, जी जिसमें पूरे भारत में केवल एक ही प्रदेश ऐसा है जिसने शासकीय स्तर पर आनंद को बढ़ाने के प्रयास शासकीय स्तर पर किए हैं। मतलब मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है, पहला राज्य, अनूठा राज्य है कि जिसने शासकीय तौर पर जी मध्य प्रदेश में आनंद के प्रसार की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आनंद विभाग का 2016 में गठन किया था। और इस विभाग की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आनंद का जो प्रसार है वो जन जन तक, प्रदेश के नागरिकों तक, सभी तक, चाहे वो शासकीय हो या अशासकीय, छोटा हो या बड़ा, वृद्ध हो या महिला हो, सभी के लिए आनंद विभाग कार्यरत है। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते हम सब के लिए ये गौरव की बात है। बिल्कुल सर। और आज के समय पे एक आनंद से शब्द से ही पता चलता है कि व्यक्ति को आनंदमय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी आपने बताया आनंद विभाग के बारे में, तो सर आनंद विभाग का कार्य क्या होता है स्पेशली? मध्य प्रदेश में जो आनंद विभाग संचालित है जी, इसके मुख्य कार्य हैं कि सबसे पहले तो आनंद के प्रसार की नीतियों का निर्धारण करना कि प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए आनंद की किस तरह की नीतियां निर्धारित हों, उनका निर्धारण किया जाता है जी। इसके कार्यक्रमों का निर्धारण करना, साथ ही साथ विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करते हुए उन विभागों के लिए निर्देश जारी करना जी। और आनंद के प्रसार के लिए प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए आनंद के प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को, विभिन्न गतिविधियों को मूर्त रूप देना और उनको मुख्य धारा में लाना जी, ये आनंद विभाग के मुख्य कार्य उद्देश्य में है। सर इसमें एक और चीज़ आती है, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आनंद विभाग का मुख्य उद्देश्य एक यही रहा है क्या कि व्यक्ति आनंदमय ही रहे, या कुछ और भी इसमें हिस्से लिए गए हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आनंद विभाग का जो उद्देश्य है निश्चित रूप से थोड़ा सा मैं उसको डिफाइन करना चाहूँगा जी। अभी जैसा कि हम देख पा रहे थे कि हमारे समाज में भौतिक प्रगति सभी ओर दिखाई दे रही है जी, बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हो रहा था कि अवसाद, निराशा, दुख, हिंसा, घरेलू हिंसा, आत्महत्या की घटनाएं, ये चीजें भी समानांतर रूप से चल रही, बिल्कुल चल रही। लेकिन एक तरफा बात होने से शायद कल्याण होना संभव नहीं है। बिल्कुल, दोनों पक्षों को कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हमने हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये कार्य किया गया कि मध्य प्रदेश में आनंद विभाग का गठन किया गया और इसमें ये प्रयास किए गए कि आनंद की जो गतिविधियां हैं, आनंद के जो कार्यक्रम हैं, वो या जो पद्धतियां हैं आनंद की, उन सब पद्धतियों को आनंद विभाग खोजेगा और अपने प्रसारित करते हुए अपने प्रदेश के नागरिकों को आनंदित करने के लिए काम करेगा। ये इन उद्देश्यों को लेकर के आनंद विभाग शुरुआत की हुई है, चल रहा है। तो सर इसके अलावा आनंद विभाग में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? जैसे हर एक विभाग का एक कार्यक्रम होता है, कई प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से आनंद विभाग के कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? जी, बहुत अच्छा। आनंद विभाग के मुख्य रूप से जो कार्यक्रम हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा जी। जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम है अल्प विराम। दूसरे क्रम पर है आनंद सभा जी। इसके बाद आता है आनंद उत्सव, ये बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है जी। आनंद क्लब। इस तरह से कुछ हमारे ये 4-5 कार्यक्रम हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और ये आनंद के प्रसार के लिए जन जन तक पहुंचाने का कार्य आनंद विभाग कर रहा है। जी सर, अभी आपने एक शब्द लिया है अल्प विराम,
ये इसको थोड़ा जानकारी थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे, ये क्या है? जी जी अपने किसी भी व्यक्ति की जो आपाधापी या कहें कि हम व्यस्ततम जीवन शैली में से जी कुछ थोड़ा सा समय निकाल कर जी यदि हम शांत हो जाते हैं, हम्म, या इसको यूँ कहें कि हम पॉज ले लेते हैं, अल्प विराम। अल्प, या उसमें हिंदी में अगर अपन हिंदी का कोई लिटरेचर या भाषा जब अपन पढ़ते हैं जी तो पढ़ते पढ़ते लाइन में कहीं बीच में आता है छोटा सा एक कॉमा लग जाता है, जिसको कि हम अल्प विराम अल्प कहते विराम हैं बोलते हैं, जी बिल्कुल साहित्य में। बिल्कुल। वहाँ अल्प विराम का उद्देश्य ये होता है कि वहाँ थोड़ा सा रुकना है थोड़ा सा और फिर रुकना, आगे बढ़ आगे जाना है। बढ़ना है। बिल्कुल वही हमारी इस कार्यक्रम का जो नाम है अल्प और विराम। वही यही काम है जी कि हमें अपनी ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, व्यस्ततम जीवन शैली है, इसमें थोड़ा सा रुकना, शांत होना, जी, स्वयं के लिए समय देना और फिर आगे बढ़ जाना, इसको अल्प विराम का। ये हमारा अल्प विराम कार्यक्रम है। अच्छा, और इस अल्प विराम कार्यक्रम के माध्यम से जब हम स्वयं से जुड़ते हैं, बिल्कुल चाहे वो 2 मिनट के लिए जुड़ें, चाहे 5 मिनट के लिए जुड़ें, या और आगे के समय के लिए, तो जब अपन स्वयं से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारी अंतरात्मा में एक अदृश्य स्रोत है जो हमारा, उस स्रोत के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं दिशा निर्देश मिलते हैं जी कि हम क्या करें, क्या ना करें, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। ये हमारा अल्प विराम कार्यक्रम होता है और ये कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किन्हीं भी परिस्थितियों में कर इस पद्धति को अपना अपना सकता है, ताकि जो दैनिक क्रिया में उसकी जो थकावट होती है मानसिक रूप से, वो उसको थोड़ा शांत कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बाहर ट्रैफिक जितना नहीं है, इससे ज़्यादा यदि अपन अपने से जुड़ते हैं, शांत होते हैं और अंदर की तरफ जब अपन देखते हैं अपने स्वयं को, तो हम देखते हैं कि अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा विचारों है। का। ऐसा लगता है जैसे एक्सीडेंट ना हो जाए। बिल्कुल सर। काफ़ी चीज़ें सोच के रखता है मानव इंसान, हम लोग बहुत सारी अपनी दैनिक जीवन में देखते रहते हैं, ये वो मतलब पूरा सांसारिक रूप से बहुत चीज़ें मन में चलती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही ट्रैफिक हमारे मन में चलता रहता है जी और अल्पविराम के माध्यम से उन्हीं विचारों को शांत करने का प्रयास और स्वयं को देखने का प्रयास हम करते हैं। जी बिल्कुल सर, इसमें आपने अपने जवाब में एक और शब्द बोला था, आनंद सभा। ये क्या है और कहाँ की जाती है? क्योंकि सभाएं तो अधिकतर देखते हैं बहुत सी प्रकार की होती हैं और लोग करते हैं, तो स्पेशली आनंद सभा क्या है हैं। और जी जी क्या जी मकसद है जी इसका? शंकर जी, इसमें आनंद सभा ये हमारे स्कूली विद्यार्थियों के लिए ये कार्यक्रम तैयार किया है आनंद विभाग ने। जी और इसमें जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं, जी स्कूलों में अध्ययनरत हैं, और विशेष करके जो अभी हमारे गत वर्ष से सीएम राइज स्कूल्स की मध्य प्रदेश में जो स्थापना हुई है, जी उन स्कूलों में सबसे पहले इसको लागू किया गया है, संचालित होती हैं आनंद सभाएं। जी इसका उद्देश्य यह है कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जा सके और हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, जी जैसे कृतज्ञता है, जी मदद है, चिंता है, दृष्टिकोण है, सम्मान है, इन मानवीय मूल्यों पर कुछ हमारे निर्धारित मॉड्यूल्स हैं और उन मॉड्यूल्स पर आनंद सभा में बच्चों के बीच में चर्चा की जाती है। इन सभाओं का संचालन जो हमारे स्कूल्स के प्रशिक्षित टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, जिन्होंने अल्प विराम को अनुभव किया है, जी उसका प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया है, वो इसको संचालन करने के लिए अधिकृत होते हैं और उनके माध्यम से सीएम राइज विद्यालय में अभी गत वर्ष से ये आनंद सभा चालू की गई है। इसके साथ ही मैं और बताना चाहूँगा कि आनंद सभा ऑनलाइन भी की गई है। जब से हमारा कोविड-19 आया तो बहुत सारी चीज़ें हमारे बहुत सारे विभागों में हो गई थी, हर एक चीज़ ऑनलाइन होने लगी। तो उसी श्रृंखला में ऑनलाइन ये हमारी आनंद सभा भी होती है सप्ताह में एक दिन, शुक्रवार को 2:30 बजे से 4 बजे तक के लिए, और उसमें कोई भी किसी भी विद्यालय का कोई भी बच्चा भाग ले सकता है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबको आनंद की ज़रूरत है, ऐसा आनंद विभाग का मानना है। उसमें कोई ये हम वर्गीकरण नहीं करते कि इसको लेना है, इसको नहीं। एक और सवाल है, जो अभी आपने बताया कि आनंद सभा में कोई भी भाग ले सकता है, तो सर इसकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या रूपरेखा होती है और क्या इसमें बताया जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दें।
ये आनंद सभा में सबसे पहले तो हम ये ऑनलाइन एक लिंक तैयार की जाती है आनंद विभाग के द्वारा, राज्य आनंद संस्थान के द्वारा। जी और उस लिंक को हमारे जो आनंद विभाग के जो वॉलंटियर्स हैं, आनंदक हैं, मुझ जैसे ही अनेकों पूरे मध्य प्रदेश में, वो वॉलंटियर्स के माध्यम से ग्रुप्स में शेयर की जाती है और वो हमारे बच्चों तक या स्कूल्स तक पहुंचती है। और उसके माध्यम से साथ ही साथ यूट्यूब और फेसबुक चैनल के माध्यम से भी कोई भी इस आनंद सभा में कोई भी जो छात्र है या छात्रा है वो इसमें सहभागिता कर सकता है। जी। अब इसमें मुख्य बात होती है कि इसमें क्या होता है, आपका प्रश्न था। तो इसमें मैंने जैसा अभी पहले भी आपको बताया था कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं जी, उनको हम डालने का प्रयास करते हैं कि हमारे छात्र जीवन में यदि बच्चों में वो वैल्यूज़, जैसे मैंने कहा कृतज्ञता, मदद सबको अच्छी लगती है। बिल्कुल सर। मदद करके आप आज ही देख लीजिए, आपको अभी हाल रिजल्ट मिल जाए। बिल्कुल सर। किसी का सम्मान, बिल्कुल। किसी का सम्मान करेंगे, निश्चित रूप से हम सिखाते हैं कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, केवल बड़ों का, महिलाओं का ही नहीं, अपने गुरुजनों का, सभी का सम्मान करें। ये सबको अच्छी लगती है, सबको आनंद देती है। बिल्कुल सर। बिल्कुल इंस्टेंट लाभ है, कोई भी करके कहीं भी देख सकता है। बिल्कुल सर। तो इस तरह के जो हमारे मूल्य हैं, चिंता, बिल्कुल सर, चिंता बच्चों में एक बड़ी समस्या है। और परीक्षा के टाइम तो परीक्षा के टाइम पे और बड़ी समस्या है। तो चिंता को हम चिंतन में कैसे बदलें, बिल्कुल ये हम आनंद सभा में बच्चों को हमारे सिखाते हैं। दृष्टिकोण, हमारा क्या नज़रिया होना चाहिए, जी, नज़रिए का भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। तो जब हमारे खास करके जो बच्चों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है इस एज में, और उस ऊर्जा को हम सही डायरेक्शन दे सकें, सही दिशा दे सकें, उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ डाल सकें, जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, वो एक अच्छे नागरिक बन सकें। इसके लिए हमारे कुछ मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं और उन मॉड्यूल्स के आधार पर हमारे जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं वो आनंद सभा संचालित करते हैं। जी, बहुत अच्छी आपने हमें जानकारी दी आनंद सभा के बारे में। इसके साथ और एक प्रश्न है कि जो शासकीय अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो उनके लिए आनंद विभाग के क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा अल्पविराम कार्यक्रम है ये सबके लिए है जी, चाहे वो शासकीय व्यक्ति हो या नहीं हो, अशासकीय हो, सबके लिए है अल्पविराम। कभी भी कहीं भी खुद से जुड़ने वाली बात है। बिल्कुल। तो वो कार्यक्रम तो हमारा है ही। बिल्कुल। इसके अलावा आपने चूंकि शासकीय कर्मचारी अधिकारियों की बात की है, तो एक स्पेसिफिक आनंद शिविर आयोजित किए जाते हैं। आनंद शिविर उनकी जीवन में, शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के जीवन में आनंद का प्रसार हो जी, और उनकी कार्यशैली में एक इफेक्टिवनेस आए जी, प्रभावशीलता आ जाए। ये इस उद्देश्य को लेकर के आनंद विभाग ने देश के 3 जो प्रख्यात संस्थान हैं उनसे एमओयू किया है जी, जिनमें पहला है आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलुरु, दूसरा है ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर और तीसरा है इनिशिएटिव ऑफ चेंज पंचगनी, महाराष्ट्र में है जो। जी। इन 3 संस्थानों में शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को समय समय पर भेजा जाता है। 5 दिन का प्रशिक्षण होता है, आवासीय प्रशिक्षण, निःशुल्क प्रशिक्षण है ये शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जी। और प्रत्येक कर्मचारी अपने जीवन में, अपनी पूरी यात्रा के दौरान, शासकीय सेवा के दौरान एक कोई प्रशिक्षण कर सकता है। इस तरह की व्यवस्था अभी विभाग ने की है जी। और ये इसके जो परिणाम हैं, जो हमारे शासकीय कर्मचारी अधिकारी गए हैं इन प्रशिक्षणों में, निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक परिणाम आए हैं जी। क्योंकि इंसान शासकीय हो या सामान्य तौर पे हो, कठिनाई दोनों के जीवन में होती है, दोनों को ज़रूरत होती है आनंद की। तो सबके लिए सुविधा सरकार ने की हुई है आनंद विभाग में स्पेशली, कि लोगों के मन में किसी भी प्रकार की निराशा ना रहे, आनंदमय रहे। जी, एक और अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर, कि प्रदेश का सर कोई भी नागरिक हो, कोई भी, तो क्या इस कार्यक्रम में वो किस प्रकार से जुड़ सकता है, क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में? जी जी जी, देखिए, कोई भी हमारा प्रदेश का नागरिक हो और यदि वो आनंद विभाग से जुड़ना चाहता है, राज्य आनंद संस्थान से जुड़ना चाहता है जी, तो उसको जुड़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका है।
आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अपने मोबाइल के माध्यम से वो उस वेबसाइट, हमारी आनंद संस्थान की वेबसाइट है www.anandsansthan.mp.in पर जाकर के आनंदक के रूप में अपने आप को पंजीकृत कर सकता है। और हमारे आनंद विभाग की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उन सब कार्यक्रमों से वो की जानकारी ले सकता है और जुड़ भी सकता है। इसमें सर जैसे जो आपने लिंक दी बताई है, इसमें जैसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या कोई दस्तावेजीकरण होता है या फिर सामान्य सी जानकारी होती है, जैसे नाम हो गया आपका, गार्डियंस नेम हो गया, या कोई डॉक्यूमेंट्री करें तो आधार कार्ड अपलोड करना होता है, इस प्रकार का कोई प्रावधान है क्या? हाँ, इसमें थोड़ा सा कुछ बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है जी। लेकिन अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी के साथ मोबाइल नंबर्स है और आपका जो व्यक्तिगत विवरण है, यदि शासकीय हैं तो शासकीय, अशासकीय हैं तो अशासकीय, और साथ ही साथ आधार नंबर थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल आधार एक सभी ऑनलाइन डाटा में मांगते हैं, तो उससे ताकि उससे वेरिफिकेशन हो सकता है। बस इतनी सी जानकारी, बाकी इसमें सभी चीज़ें निःशुल्क हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की या किसी डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती जी। और सर इसमें आपने एक और शब्द जोड़ा था, आनंदक, ये इसी से मिलता जुलता है कि कुछ अलग है इसमें? आनंदक क्या है, ये थोड़ा अजीब समझ नहीं आ रहा हमें। ये देखिए, आनंद विभाग में कोई भी व्यक्ति जब जुड़ता है तो वो आनंदक के रूप में जुड़ सकता है। आनंद विभाग के जितने भी, क्योंकि आनंद विभाग के पास पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी शासकीय कार्यालय यहाँ नहीं है, किसी भी जिले में जी। कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं है किसी भी जिले में, चाहे वो निवाड़ी हो या नीमच हो या मंदसौर हो, किसी भी जिले में कोई कर्मचारी नहीं है। ये सभी स्वयं सेवकों की सहायता से ये आनंद विभाग चल रहा है जी। तो ये जो और विभाग हमारे 52-54 विभाग हैं मध्य प्रदेश के, उन विभागों की तरह नहीं है जी। इसमें कोई भी व्यक्ति आनंदक के रूप में स्वप्रेरणा से अपने कार्य के साथ साथ जी, यदि वो समाज के लिए आनंद विभाग की गतिविधियों से जुड़कर समाज के लिए कुछ करना चाहता है जी, तो आनंद विभाग में वो सादर आमंत्रित है और आनंदक के रूप में वो पंजीकृत होते हैं। और पंजीकृत होने के साथ साथ आनंद विभाग की जो गतिविधियां चलती हैं लोगों के आनंद के प्रसार के लिए, उन गतिविधियों से जुड़ने का आनंदकों को अवसर दिया जाता है ताकि वो स्वयं आनंदित हो सकें और समाज को भी अन्य लोगों के लिए उदाहरण बन सके। ऐसा प्रयास किया जाता है। ये हमारे आनंदक हैं, सभी स्वयं सेवक हैं, स्वप्रेरणा से आनंद विभाग में काम करने के लिए तत्पर हैं जी। अपनी इच्छा से। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज हमारे पास मध्य प्रदेश में आनंद विभाग में लगभग 1,15,000 से ज़्यादा आनंदक जुड़ चुके का परिवार है जी। और इस परिवार के ही माध्यम से आनंद विभाग की विभिन्न गतिविधियां या आनंद के प्रसार के जो विभिन्न पद्धतियां हैं, कार्यक्रम है, वो संचालित किए चल रहे हैं। और एक और सर, लोगों में क्या है ना कि किसी चीज़ को लेकर कुछ भ्रांतियां हो जाती हैं, जैसे लोग कहते हैं कि फ्री में कोई नहीं मिलती या कुछ ऐसा होता है, तो इसमें लोगों का होता है कि कुछ शुल्क लिया जाता है या किसी प्रकार का मानदेय मिलता है जो आनंद तक जुड़ता है, तो इसमें कुछ ऐसा तो होता नहीं है? नहीं, इसमें कहीं कोई इस तरह का नहीं है। ये आनंदक जब बनते हैं तो उसमें ये सभी आनंदकों के लिए डिक्लेरेशन भी रहता है इसमें कि मैं जब अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वप्रेरणा से निःशुल्क अपने कार्य के साथ साथ, जैसे मैं एक प्रिंसिपल की हैसियत से अपना काम कर ही रहा हूँ जी, शासकीय तौर पर, या कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, चाहे या जो भी काम कर रहा है, वो उसको काम तो करना ही है। बिल्कुल, देखिए, काम तो हमें करना ही है अपना। उस काम के साथ साथ यदि हम समाज के लिए भी थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं, अतिरिक्त समय निकाल करके अपनी स्वप्रेरणा से करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जी, जो करना चाहते हैं समाज के लिए, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, मंच नहीं मिल पाता। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि 1,15,000 से अधिक लोग जो आनंद विभाग से जुड़े हुए हैं, ये वही लोग हैं जो कि इच्छुक हैं, स्वप्रेरणा से इच्छुक हैं और समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लोगों को खुश रख रहे हैं। बिल्कुल। तो एक और अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, कि क्या आनंद और खुशी एक ही स्थितियों में है सर? क्या है ये चीज़ कि आनंद और खुशी दोनों अलग अलग, किस तरह के से बोलेंगे सर इसको? नहीं, आनंद और खुशी दोनों एक सी स्थितियाँ नहीं हैं। मैं आपको बताऊंगा कि खुशी जो है ये
अस्थाई है खुशी। और ये हमें भौतिक चीज़ों से प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए जी अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर एयर कंडीशनर चल रहा है, बिल्कुल बिजली है। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर बाद बिजली चली जाए तो वो खुशी क्या दुख होगा? में बदल जाएगी कि यार लाइट चली गई है, वही बिजली चली गई है। स्थिति बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल बदल गई। ये हमारे पास खुशी थी कि हम एसी में बैठे हुए बैठे थे, थे हाँ, लेकिन लाइट जाने से हमारी खुशी थोड़ी मायूसी में बदल बदल गई। गई। बिल्कुल खुशी जाती रही। बिल्कुल तो खुशी जो बाहरी चीज़ों से, भौतिक चीज़ों से हमें मिल रही है, जी वो अस्थाई है। अस्थाई है। जबकि जो दूसरी आपने बात कही कि आनंद आनंद जी आनंद मिलता है हमें स्थायी चीज़ों से। जी जैसे मैं अभी एक्सपेरिमेंट आपको करवाता हूँ। बिल्कुल सर। आनंद जो है आंतरिक स्थिति है हमारी, जी ये बाहरी स्थिति नहीं है, ये है आंतरिक हमारी है। आंतरिक स्थिति। किस प्रकार? जैसे मैं अभी आपसे कहता हूँ जी कि आप 2 या 3 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और वो याद कीजिए, वो चेहरा जो आपको सबसे प्रिय हो, सबसे ज़्यादा लगाव हो आपको, उस चेहरे को याद कीजिए। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और उस चेहरे की जो है तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाने का प्रयास कीजिए। आप करके देखिए। जी सर बिल्कुल, जी, मैं ट्राई बिल्कुल, करता हूँ, प्रयास बिल्कुल करता आंखें बंद कीजिए 2-3 सेकंड के लिए, हूँ। जी उस सर बिल्कुल। प्रिय चेहरे को याद कीजिए। जी सर बिल्कुल। अब मैं प्रश्न करूंगा अब जी आपसे सर। कि अब आपको कैसा लग रहा है? अब सर एक अलग ही अनुभव हो रहा है कि जो प्रिय है, कह सकते हैं जो अच्छा है, प्रिय है, उसके बारे में सोचना एक मतलब खुशी जो जाहिर नहीं कर पा सकते इंसान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंदर से आप हाँ, प्रसन्न हो रहे प्रफुल्लित हैं, हो प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, आनंदित यो हो कह रहे हैं। सकते हैं। क्योंकि बाहरी तो चीज़ों से लगाव खत्म हो गया बाहरी है। चीजों से खत्म हो गया। तो ये जो जब अंदर से हमें खुशी मिलती है, जी वो है आनंद। और ये खुशी हमारी स्थायी है। कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय ये आनंद की स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल। हमें बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है और ये स्थायी रहती है हमेशा, आनंद की स्थिति। जी। और ये आंतरिक स्थिति है, जबकि खुशी बाहरी चीज़ों में है। अभी उसका प्रभाव है बाहरी चीज़ों का, भौतिक चीज़ों का। जी हम खुश हैं, खुश है। हम गाड़ी से चले जा रहे हैं, बहुत खुश हैं। बिल्कुल कार में ड्राइव कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। जी जैसे ही गाड़ी खराब हुई, हमारी खुशी जी बिल्कुल जाती रही एक जाती सेकंड रही। में। तो खुशी और आनंद में एक मूल अंतर है। ये अंतर है। और इंसान को अधिकतर आनंद में ही रहना चाहिए तो ज़्यादा सही ये मूल स्वभाव है इंसान का, हर आदमी की चाहत है, चाहते हैं। वो आनंद में रहना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अगले सवाल की ओर सर अपन बढ़ते हैं कि रोज़ के जीवन में जो अपना रोज़मर्रा की जो जीवन होता है, तो हम इसमें किस तरह से खुश रह सकते हैं, किस तरह से आनंद में रह सकते हैं? क्योंकि आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, वो लोग बहुत चिंता में निकल रही है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो किस प्रकार लोग रोज़मर्रा के अपने जीवन में खुश रह सकते हैं? अभी जैसे आनंद विभाग के कुछ कार्यक्रमों के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें एक कार्यक्रम है अल्प विराम। अल्प विराम जी। यदि हम रोज़ की दिनचर्या में आनंदित होना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अल्प विराम की जो पद्धति है, वो कभी भी, कहीं भी और कोई भी व्यक्ति इस पद्धति को अपना करके स्वयं से जुड़ सकता है, स्वयं आनंदित हो सकता है, जी शांत हो सकता है, प्रसन्नचित्त हो सकता है। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा हमारा कार्यक्रम है आनंद विभाग का, जी बहुत ही अच्छी पद्धति है। और कभी भी, कहीं भी, कोई भी व्यक्ति, किसी भी एज ग्रुप का इस छोटी सी विधा के साथ वो स्वयं से जुड़ सकता है और आनंदित हो सकता है। बिल्कुल। मतलब सच में कोई क्या एक समय निर्धारित होता है क्या कि सुबह शाम दोपहर? बेहतर होता है कि यदि हम सुबह के समय ये जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं जितनी जी। भी, यदि सुबह के समय मॉर्निंग टाइम में यदि अपन करते हैं, तो इसके परिणाम और ज़्यादा सकारात्मक आते हैं। बिल्कुल लेकिन यदि कभी कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, या समय का अभाव है, या भागदौड़ भरी जीवन शैली है हमारी, जी तो हम चाहें तो दोपहर में भी कर सकते हैं, चाहें तो हम शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अल्प विराम है। बिल्कुल अपनी भागती हुई जिंदगी में थोड़ा सा विराम लेके विराम लेना है हमें, और शांत होना है, और अपने अंदर हमारी जो अनंत स्रोत है, अंतरात्मा है, जी उससे संवाद करना है, उससे बात करना है। जी और जब हम अपने अंतरात्मा से बात करते हैं, जी तो निश्चित रूप से हमें ये पता चलता है, हमारी स्थिति का पता चलता है कि हम क्या हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमारी परिस्थितियाँ कैसी हैं बिल्कुल सर। स्वयं की। बिल्कुल।
और सर एक चीज़ और जो एक जो अगला सवाल है हमारा, थोड़ा एक ऐसे विषय को लेके है कि लोग बहुत जल्दी उस चीज़ में चले जाते हैं। जी हाँ, और मतलब वो है एक चिंता, आप समझ सकते हैं कि और कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहा है कि चिंता चिता बन जाती है एक दिन। तो ये चिंता क्या है और इससे निपटने के लिए लोग क्या करेंगे, और स्पेशली आप क्या करते हैं इसके बारे में, क्योंकि आप आनंद विभाग से हैं तो आप कितने उसमें परिपूर्ण हैं ये हम समझ सकते हैं। जी 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 तो जी ये शंकर क्या जी। है चिंता से और किस तरह से इससे दूर हों? देखिए, मैं पहले थोड़ा सा आपको चिंता के बारे में बताऊंगा जी कि चिंता क्या है, आपने कहा। फिर उससे चिंता से कि जो निपटने की समाधान है उन जी पर बात जी करेंगे। बिल्कुल। तो किसी भी व्यक्ति के मन की जो चाहत है, जी यदि वह पूरी ना हो, बिल्कुल या कोई चीज उसके पास है, मेरे पास है, बिल्कुल। और उसके चले जाने का डर हो, या किसी काम में बहुत ज्यादा देरी होने लगे, ऐसी स्थिति में जो हमारे अंदर भाव जागृत होते हैं जी और वो मन मस्तिष्क पर हावी होने लगती है, वो ही जो भाव होते हैं, जो प्रेशर होता है हमारे मन मस्तिष्क पर, दिलो जी दिमाग पर, वही उसी को हम चिंता कहते हैं। जी या तो हमें काम, जो हमारे पास चीज है उसके चले जाने का डर है, या जो हमारी चाह है वो काम हो नहीं पा रहा हो है। नहीं पा रहा, इसका डर एक हाँ, या किसी काम में बहुत ज्यादा विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। उसकी। तो ये जो इस तरह के 3 कारण बनते हैं, जी इन कारणों से जो हमारे ऊपर मानसिक दबाव बनता है, और वही जो दबाव है वो चिंता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जी अब चिंता का हम निवारण कैसे करें? तो सबसे पहले हम आपको ये भी बताएंगे, चिंता हमारे निवारण में अगर अपन जाते हैं तो 3 प्रकार की हैं जी समस्याएं। जी कुछ समस्याएं के कारण ही, समस्या जब आती है तो समस्या ही चिंता बना देती बना है। बिल्कुल सर। समस्याएं 3 प्रकार से आती हैं मुख्य रूप से। जी पहली हमारी समस्या होती है कि जिसका हम निराकरण, ये हमारे स्वयं के प्रभाव में होती है। पहली समस्या, जी वर्गीकरण कर रहा हूं मैं समस्याओं का। जी समस्या ऐसी जिसका प्रभाव हमारे अंदर है, या उस समस्या का हल हमारे ही पास पास है। मैं कर सकता हूं। जी तो इसके समस्या के निराकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उस समस्या की जो हल है उसके प्रयास हमें शुरू कर देना चाहिए, जी ताकि समस्या के से हम मुक्ति पा जाए। समस्या से मुक्ति पाएंगे तो चिंता से भी मुक्ति बिल्कुल। पा जाए। मतलब जो चीज़ अपने हाथ में है उसको पहले तो यही प्रयास उसको है कि उसको वो बिल्कुल स्वयं कर लें, उसको टाले नहीं, टाल लेना। उसको स्वयं कर लें, जी जल्दी से जल्दी कर लें। जी तो बहुत सारी समस्याएं हमारे प्रभाव में होती हैं बिल्कुल। जिनको हम कर सकते हैं। जी दूसरी हमारी जो समस्या होती है वो होती है कल्पनाओं पर आधारित। जी जैसे मुझे डर है कि कहीं मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ ना जाए, रूठ गया है, टूट गया। जी ये मैंने एक कल्पना कर ली। जी अमुक व्यक्ति है जो हो सकता है कि मुझे हमला कर दे मेरे ऊपर, मैं यदि उसके क्षेत्र में जाऊंगा। बिल्कुल। ये हमने कल्पना कर ली है, ये है नहीं, है सत्यता कहीं जी नहीं है। बिल्कुल, कल्पना है सर। कल्पना के आधार पर भी बहुत सारी हमारी समस्याएं बनती हैं, जी और वही चिंता का कारण, वो कल्पना में हम घूमते रहते हैं और वो ही चिंता का बनती है। कारण बन जाती है, जी चिंता बन जाती है। अब इसके लिए हम क्या करें? यदि हमें वास्तविक रूप में उस सत्य का या वास्तविकता का पता लग जाए, जी तो हमें मुख्य काम क्या करना है कि उस वास्तविकता को पता लगाना है। बिल्कुल। यदि हम वास्तविकता का पता लगा लें तो फिर जो हमारी कल्पना थी वो खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो जाएगी, चिंता थी वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। समस्या थी वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। इसको संक्षिप्त में हम एक लाइन में यूं कह सकते हैं कि कल्पना खत्म तो चिंता खत्म। चिंता खत्म। जी दूसरी हमारी वर्गीकरण में दूसरी तरह की समस्याएं इस तरह की आती हैं। जी पहली हमारी रही जो हमारे प्रभाव में थी। दूसरी रही जो हमारी कल्पनाओं में है। थी। जी अब तीसरी चिंता पे बात करते हैं, या तीसरी प्रकार की जो समस्या है, जो चिंता बनती है, जी वो होती है, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जी हमारे प्रभाव में ही नहीं है, जी उनका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, नहीं है, फिर भी हम सोचे जा रहे हैं उसको, फिर भी हम चिंतन सोचे किए चले जा रहे हैं कि जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, जी मान लीजिए। बिल्कुल। अब इसका नियंत्रण हमारे पास नहीं है, हमारे प्रभाव में नहीं है नहीं चिंता।
लेकिन फिर भी हम सोचे चले जा रहे हैं, फिर भी चिंतित हुए जा रहे हैं। चिंतित होए जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जी, होती बिल्कुल। हैं जो कि हमारे प्रभाव में नहीं होती है। तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जब जो समस्या हमारे प्रभाव में नहीं है, तो इसके लिए उस स्थिति को यथावत हमें स्वीकार करना ही उस चिंता से मुक्ति दिला सकता है। जी बिल्कुल। ये एक स्वयं के व्यक्ति की जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो चिंता जाहिर सी बात पड़ेगी। इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं जी। कि इस तरह की कोई समस्या होती है तो उसको हम जब हमारा शांत समय लेते हैं, अल्प विराम लेते हैं, तो उसमें हम भविष्य के समय पर या अपने आराध्य पर उन समस्याओं को समर्पित कर देते हैं। जी बिल्कुल। और उस जो समस्या है या जो चिंता है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा बच्चों के विषय में चिंता। जी। ये हम अधिकतर चिंतित हो जाते हैं बच्चों के विषय में नहीं, और बच्चों के विषय में क्या होता है कि हमारे जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई की चिंता करो, तुम करियर की चिंता करो, तुम्हें अपनी भविष्य की कोई चिंता नहीं है। चिंता करना सिखाते हैं हम। बिल्कुल। स्वयं मतलब जिस चीज से दूर रहना सिखा रहे हैं, और अभिभावक कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं आप उसमें चिंता करो। तो ये चिंता की जो प्रवृत्ति है, चिंता की जो आदत है, हैबिट है, ये हमारे गार्जियन या हम बड़े अपने बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और इससे होता क्या है कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता चला जाता है। बिल्कुल सर। तो इसके लिए हम करें क्या? इसके लिए चिंता की जगह मैं अभिभावकों को सलाह देना चाहूँगा कि हम चिंता की जगह कि चिंता का पाठ ना पढ़ाएं बच्चों को, उनको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की योजना बनाना सिखाएं। वो उसके लिए प्रेरित करें। प्लानिंग से एक योजना बना के उसके लिए हम प्रेरित करें बच्चों को कि वो योजना बना करके किसी भी काम को करें, तो शायद उनके जीवन में सफलता उनको मिल सकेगी और वो आनंदित भी रहेंगे और चिंता से दूर रहेंगे। अब सर और आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी आपने एक शब्द कहा सफलता, उसी के बारे में सवाल है कि क्या सफलता, क्योंकि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, खुशी पाना चाहता है, तो सफलता और खुशी दोनों का क्या संबंध है? क्या ये अलग अलग हैं या सफलता से ही खुशी आती है? क्या है ये पूरी बात? ये सफलता और खुशी ये दो निश्चित रूप से शब्द अलग अलग हैं। अलग, क्योंकि अधिकतर यही सोचते हैं मैं इस चीज़ में सफल हो गया तो मुझे खुशी मिल जाएगी, फिर थोड़ी और चीज़ कामना आ जाती है, मतलब कुछ ना कुछ आगे के लिए निरंतर प्रयास के लिए वो खुश सोचता है। तो सबसे पहले मैं खुशी पे बात करूंगा, फिर सफलता पर, और फिर इन दोनों के देखते हैं अपन। तो सबसे पहले खुशी पर कि खुशी हमें मिलती है। खुशी हमें बहुत सारी चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से भी मिल जाती है। जैसे मैंने अभी पहले आपने जिक्र किया था तो मैंने बताया था, ये लाइट का उदाहरण दिया था, कार का भी उदाहरण दिया था। बहुत सारी भौतिक चीज़ों से हमें खुशी मिल जाती है। ठीक है। और सफलता, अब सफलता की बात आती है तो सफलता भी हमारे जीवन का एक पड़ाव होता है, और सफलता कई बार हमें भौतिक चीज़ों से भी मिल जाती है। और आज के युग में तो मैं कहूँगा कि जैसे हमारे पास हमारे अभिभावकों की तुलना में, हमारे पूर्वज जो थे उनकी तुलना में हमारे पास देखिए मकान पक्का है, अच्छा मकान है, गाड़ी है, मोबाइल है, पैसा है, नौकरी है, व्यवसाय है, खेती है, बहुत अच्छे अच्छे रोड्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छा भौतिक विकास हमारे शहर में, गांव में, गलियों में सब जगह हो रहा है, सुविधाएं सारी हैं। लेकिन क्या आप अपने अभिभावकों की तुलना में या अपने पूर्वजों की तुलना में ज़्यादा प्रसन्न हैं या वो प्रसन्न थे? ये जवाब आप दीजिए। अब जहाँ तक सर मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि उस टाइम कल्पना ही कर सकते हैं उस टाइम की कि वो, आपने अपने अभिभावकों से क्या सुना है? अब अभिभावक की अगर बात करें तो वो तो यही कहेंगे कि हमारे जीवन में ये चीज़ था और उतने में वो खुश थे, क्योंकि आज के जीवन में, दैनिक जीवन में चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हर चीज़ की चाह भी बढ़ गई है कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, लेकिन उस टाइम चीज़ें पर्याप्त थी और उन तक वो सीमित उसमें वो प्रसन्न थे कि मैं जब बचपन में था तो होली का एक अलग आनंद था, आज वो आनंद नहीं रह गया। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल है सर। आप कहते हैं कि दिवाली आई, मेरे बचपन में जो दिवाली हम गांव में दिवाली मनाते थे
वो दिवाली में जो आनंद था वो आज आनंद नहीं है। नहीं है, बिल्कुल इससे नहीं। आप सहमत हैं? बिल्कुल सर, सहमत तो है। यही चीज है हमारी कि बहुत सारी भौतिक चीज़ों से निश्चित रूप से जो है हमें सफलताएं भी हमने मापदंड बना लिए कि यह हमारी सफलता हो गई जी या हमें खुशी मिल गई। लेकिन यदि हम पहले खुश हों, आनंदित हों, बिल्कुल प्रसन्नचित्त हों, और वो भी अंदर से, खुशी का मापदंड केवल बाहर से हंसना, एक भौतिक रूप से यांत्रिक रूप से हंसना, वो खुशी नहीं है। जी, वो अंदर तो फिर से। कोई भी हंस लेगा। बिल्कुल, बाहरी खुशी तो कोई भी बाहरी जाएगा। खुशी तो कोई भी। जी रियल लाइफ में अपन जब भी सेल्फी मोड पे रहते हैं तो अपन कहते हैं बिल्कुल, स्माइल स्माइल प्लीज। प्लीज। तो अपन सेल्फी में तो स्माइल ही करते हैं, बाहरी तौर लेकिन पे, बाहरी तौर पर स्माइल है वो यांत्रिक तौर पर यांत्रिक है। पे नहीं है। लेकिन जब यांत्रिक तौर पर ना हो करके जो अंदर के भाव है हमारे, वो आनंदित करने वाली हों, वो प्रसन्नता देने वाली हों, जी तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह से अपन प्रसन्न रहते हैं तो निश्चित रूप से, और इस प्रसन्न खुश होकर के कोई भी काम अपन करते हैं जी तो ये गारंटी है कि उस काम करने की सफलता कई गुना बढ़ जाती है, और साथ ही साथ आनंद भी बढ़ जाता हमें मिलता है। ये खुशी है कि बाहरी चीज़ों पे ना जाके आंतरिक खुशी को अगर ज़्यादा ढूंढें या रहें तो सफलता अपने आप आएगी। तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे कि अभी तो ये खुशी हो गई है, सफलता के बारे में और थोड़ा जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, कि सफलता ये देखिए मूल रूप से बात वहीं पहुंचती है कि सबसे पहले तो हम आनंदित हों, खुश हों, अंदर से शांत हों, अंदर से आनंदित हों। अंदर से जब शांत होंगे, अंदर से आनंदित होंगे, तब हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है विकसित होती है। हमारी अंतरात्मा लगातार हमें निर्देश देती रहती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। कभी आप करके देखिए, बिल्कुल ये निर्देशित करती है हमारी अंतरात्मा। ये एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा स्रोत है जी, दिव्य स्रोत, जो कि आपको ऑर्डर करता रहता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये खराब है आपके लिए, ये अच्छा है। तो ये आप करके जब भी अपन देखते हैं और फिर अपन सोच समझ के किसी भी काम को करते हैं, सोच समझ के किया हुआ काम निश्चित रूप से हमें सफलता देता है। बिल्कुल सर। और सफलता के साथ साथ हमें खुशी भी देता है। सोच समझ के, योजना बना करके, प्लानिंग करके, मेहनत करके जो भी चीज़ मिलती है बहुत खुशी देती है। बिल्कुल। तो ये जब सफलता हमें मिलती है, जैसे कि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं चूँकि टीचर भी हूँ बच्चे, मैं देखता हूँ कि बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। और जब कड़ा परिश्रम करने के बाद, आज से 1 महीने 2 महीने बाद उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और किसी के 90% मार्क्स आएंगे, तो फिर उसकी खुशी, जो आंतरिक खुशी है, वो देखते ही बनती है, चाहे उसके परिजन हो, चाहे वो हो। तो इस तरह से कड़ी मेहनत के बाद एक योजनाबद्ध तरीके से शांत होकर के, अपन अंदर से खुश होकर के जब काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलनी ही है। जी, ये उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है सफलता मिलने की। लेकिन हम जब अशांत होते हैं तो फिर उतनी ही उसके विपरीत चलते हैं। बिल्कुल। फिर जब अशांत मन से कोई भी काम सफल भी, वही बात आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पाता है। हाँ जी। तो इसमें सफलता भी मिलती है और हम आनंदित भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, खुश भी होते हैं, और वो अंदर से खुशी। जी सर, एक और सवाल खुशी और सफलता से जुड़ा हुआ ही है कि इन दोनों को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या होता है? कोई ऐसा एक कह सकते हैं कि टेक्निक्स होती है, या किस प्रकार से एक व्यक्ति को मेंटेन करना पड़ता है सफलता खुशी दोनों को बीच में? बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये शंकर जी, ये मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल एक लाइन में, बिल्कुल संक्षिप्त में, एक फॉर्मूले के फॉर्म में देना चाहूँगा आपको। ये बात बताऊँगा कि यदि हम खुश होकर के कोई भी काम करें जी, तो सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। खुश होते हैं तो शांत होते हैं, शांत होते हैं तो हम सोचते हैं तो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं तो योजना बनती है उसकी। जी, प्लानिंग योजना एक ही चीज़ है जी। योजना बनती है तो चरणबद्ध तरीके से हम उसमें कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी छुपी होती है उसमें, निष्ठा छुपी होती है, और इन्हीं सब का एक कॉम्बिनेशन जो निकल के आता है वो बनता है सफलता। बिल्कुल जी। सर, अभी आपने बताया कि सफलता का संबंध खुशी संबंध सफलता, लेकिन एक चीज़ और है जो हम आज के दौर में देख रहे हैं कि पैसा।
हमें हमारे गार्डियन बताते हैं, लोग आसपास के बताते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है और पैसे से ही खुशी मिलती है, ये लोगों का कहना है। तो कितनी सच्चाई है इसमें कि क्या पैसा खुशी दे सकता है या पैसा ही खुशी है? इसके बारे में भी हम जानेंगे। बिल्कुल। पैसा हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकता निश्चित रूप से है, जी लेकिन ये ही सत्य है कि पैसा खुशी देता है, ये मैं शायद इससे सहमत नहीं हूँ। जी सभी खुशियाँ पैसे से मिलना शायद संभव नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि किसी भी बच्चे को आप बहुत अच्छी बुक्स ला के दे दीजिए, जी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए जिसमें लाखों रुपए फीस है, जी क्या उसको नॉलेज मिल सकती है पैसा देकर? नहीं मिल सकती। बहुत सारी दवाइयाँ आप ला करके दे दीजिए, बहुत सारे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करा दीजिए आप किसी भी व्यक्ति को, जी तो क्या उसको वो हेल्दी हो सकता है, स्वास्थ्य मिल सकता है उसका? सही। दवाइयाँ हमें केवल, या पैसे से हम केवल बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन शायद नींद नींद ना खरीद पाए। नहीं खरीद पाए। इसी तरह से हम पैसे से बच्चों को बुक्स ला के दे सकते हैं, उनके लिए कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, उनको गाड़ी ला के दे सकते हैं, लेकिन शायद नॉलेज नहीं दे सकते। तो ये हम कहते भी हैं कि पैसे से सुविधा सारी, लेकिन सुकून, आंतरिक सुकून वो नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए पूरी तरह से ये बात सत्य नहीं है कि पैसे से ही सब कुछ खुशियाँ मिलती हैं। पैसा हमारी आवश्यकता है निश्चित रूप से। तो सर, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे हम छोटी छोटी खुशियाँ पा सकते हैं, किन चीज़ों पे हमारी खुशियाँ अधिकतर निर्भर होती हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा। ये शंकर जी, मैं बताऊंगा आपको कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा समय की, बहुत ज़्यादा संसाधनों की या बहुत ज़्यादा धनराशि की आवश्यकता नहीं है खुशी पाने के लिए। जी यदि हम इस भ्रम को पालें कि हमें ऐसा ऐसा करना होगा तभी खुशी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हम दैनिक जीवन में, जैसे कि मान लीजिए हमारी जो नैतिक मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं हमारी, उनमें छोटी छोटी सी, जैसे कि मान लीजिए मैंने पहले बताता हूँ आपको, मदद। और मदद भी कैसी? हम अपने घर में हैं, जी अपने माता पिता के साथ, अपने गार्जियन के साथ छोटी छोटी सी जो काम है उनमें मदद करें। हमारे घर में कोई बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है, उनकी मदद कर दें अपन। मम्मी की खाना परोसने में मदद कर दें आप। जी तो ये छोटी छोटी सी मदद है, ये भी आपको खुशी खुशी देंगी। दे सकते हैं। दूसरों का सम्मान करना, हमारे जो बड़े हैं सभी का सम्मान करें हम, हमारी जी जो परिजन है, प्रियजन है, सबका हम सम्मान करें, इससे भी आपको खुशी मिलती है। जी दूसरों में अच्छाई ढूंढें। हमारी सामान्य रूप से जो हमारी आदत है, बुराई ढूंढने की आदत है। जी हम सामान्य रूप से लोगों में बुराइयां बुराई ढूंढते ढूंढते हैं, हैं। जी, पहला काम यही होता है। जबकि प्रकृति ने जितनी भी रचनाएं की हैं इस संसार में, जी उनमें सब में एक ना एक गुण डाला है। बिल्कुल, जरूरत है उस गुण को देखने देखने की। की। जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा वो चीज हम देख लेंगे। बिल्कुल सर, हम उसमें अच्छाई भी ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल यदि अच्छाई ढूंढेंगे, हम अंदर से प्रसन्न होंगे। प्रसन्न हो जाए। यदि हम सम्मान करेंगे, निश्चित रूप से सामने वाला हमें आशीर्वाद देगा, बिल्कुल हमें प्रसन्नता मिलेगी। बिल्कुल यदि हम किसी की मदद करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे आसान तरीके हैं, ये आज ही करके देख सकते हैं। कृतज्ञता, बिल्कुल ग्रेटफुलनेस होना, किसी के प्रति कृतज्ञ होके उसके भाव, जो आंतरिक भाव है, ये यदि प्रकट करते हैं हम, निश्चित रूप से सामने वाला आनंदित तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले आनंदित हम स्वयं होने लगते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जो हमारी नैतिक मूल्य है, वैल्यूज़ हैं, इनका यदि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, या समाज में, या अपने जो वर्किंग एरिया है, या कहीं पर भी, चाहे यात्रा के दौरान या कहीं पर भी हम कर सकते हैं इन सब चीज़ों का, और कहीं पर भी हम आनंदित हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग की और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत शायद नहीं। सर, आपने एक शब्द कहा है कृतज्ञता, इसको आप शुरू से कहते आ रहे हैं। एक्चुअली ये कृतज्ञता किस तरह से खुशी बढ़ाने में हमारी मदद करता है, किस प्रकार से, इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी चाहते हैं। जी जी, क्योंकि बहुत बार आपने कृतज्ञता शब्द बोला है। जी 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 जी। किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब सहयोग किया जाता है या कोई मदद की जाती है, तो ये जो उसने मदद कर दी, उसने सहयोग कर दिया,
जी। जिसकी मदद की है, जिसका सहयोग किया है, उसके अंदर जो भाव प्रकट होते हैं आभार की, अच्छा। आपने मेरी मदद की, जी। मेरे अंदर जो भाव प्रकट हुए आभार के, आनंद के, वही भाव कृतज्ञता है। जी। चाहे किसी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में किसी की भी मदद की हो या सहयोग किया हो, और सहयोग और मदद केवल मैं यहां बताना चाहूंगा कि केवल धनराशि से मतलब नहीं है, केवल पैसों से मदद नहीं है। चाहे वो विचारों की हो, चाहे समय की हो, चाहे हमारी शारीरिक रूप से हो, किसी भी तरह से उसने आपका मार्गदर्शन किया, आपका सहयोग किया, आपकी सहायता की, वो सभी इसी श्रेणी में आते हैं कि जिसने भी आपकी सहायता की है, मदद की है, उसके प्रति आपको आभारी होने का जो भाव है वो आपके अंदर आना चाहिए। इससे होता क्या है, मदद करने वाला और मदद लेने वाला जी। दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं वो मजबूत बनते हैं, विश्वास बनता है। बिल्कुल। और यदि मजबूत संबंध बनते हैं, विश्वास बनता है, तो वहीं पर आनंदमयी वातावरण निर्मित होने लगता है। बिल्कुल। साथ ही साथ जो मदद करने वाला व्यक्ति है, सहयोग करने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो प्रत्यक्ष किया हो उसने अप्रत्यक्ष की हो, वो उसके मन में ये धारणा आती है कि अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ये आनंद की ये एक और अवधारणा, जो हम कृतज्ञता का जो भाव है वो प्रकट करना बहुत आवश्यक है। किसी ने आपकी छोटी सी भी मदद की है तो हम जरूर से, इसमें कुछ लगता नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं लगता, बहुत सारा समय भी नहीं लगता। आपने हमारी छोटी सी मदद कर दी, हमने आपको थैंक यू कह दिया। जी। हम थैंकफुल हैं सर आपके, आपने हमारे यहाँ पधारे, आपने हमारी ये मदद की, आपने हमारा वो काम किया, आपने हमसे बात की, आप हमारे यहाँ आए, आपने हमारे यहाँ एक गिलास पानी पिया, हमें बहुत अच्छा लगा। छोटी छोटी सी बातों में हम कृतज्ञ हो सकते हैं, सामने वाले को आनंदित कर सकते हैं और स्वयं भी आनंदित हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अगले सवाल की तरफ सर अपन बढ़ते हैं। आपने कृतज्ञता के बारे में अच्छी जानकारी हमें दी कि खुशी के लिए सर का कोई संसाधन होता है, या जैसे कुछ बुक्स पढ़ते हैं, जैसे मन नहीं लग रहा है किसी व्यक्ति का, हम अपने देखते हैं कुछ चीज़ों में कि जो अशांत मन से देखते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे मतलब क्या बोलते हैं इसको, दोबारा से बोल दे रहे हैं सर। खुशी के लिए स्पेशली जैसे कुछ संसाधन होते हैं, क्या कोई संसाधन एक जीवन में संसाधनों पर निर्भर रह सकते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हम अपना खुश रह सकते हैं, या किताबों के माध्यम से, या किसी अन्य मनोरंजन के साधन भी है बहुत सारे, तो क्या आप इसके बारे में बताएं? बहुत अच्छा आपने खुशी के बारे में बात की शंकर जी। मैं बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्म में आपको इसका जवाब दूंगा जी। खुशी जो निर्भर करती है हमारी, वो 50% खुशी निर्भर करती है हमारी अनुवांशिकता पर। अनुवांशिकता। 40% खुशी निर्भर करती है हमारी मन की स्थिति पर, हमारी आंतरिक स्थिति पर, हमारी स्वयं की, किसी और की नहीं, हमारी स्वयं की, बाहरी चीजों का कोई हस्तक्षेप नहीं जी। और 10% बचा, ये 10% निर्भर करता है बाहरी परिस्थितियों पर जी। अब देखिए, हम होता क्या है कि ये जो 10% के चक्कर में हमारे पास जो 90% हमारे पास है उसको हम खो देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी 10% में उलझे रहते हैं। तो क्या हमारे पास जो 40% हमारे हाथ में है, 50 तो अनुवांशिकता हो गई, बिल्कुल, हमारे घर परिवार की, पूर्वजों की, या हमारी हेरिडिटी कैरेक्टर्स हो गए, लेकिन 40 हमारे हाथ में है, हमारी मन की स्थिति। क्या हम नहीं सुधार सकते? वो हमारे प्रभाव में है। बिल्कुल। यदि हम उसको सुधार लें, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें, थोड़ा सा खुद से प्रेम कर लें, थोड़ा सा खुद से पर समय दे लें, खुद से संवाद कर लें, तो वो 40% स्थिति ऊपर उठ सकती है और हम बहुत जल्दी खुश हो सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है, सामान्य रूप से हम उस 10 को तो लिए रहते हैं और 90 को छोड़े बैठे होते हैं। तो ये हमारा खुशी का जो पैमाना है वो इस तरह से खुशी के लिए हम इसीलिए कहते हैं कि हम 40% पर ज़्यादा ध्यान दें और जो हमारी स्वयं की खुशी है, आंतरिक खुशी है,
उस पर हम ध्यान दें तो हम निश्चित रूप से खुश हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। जी जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई, हमें आनंद विभाग के बारे में बताया, और अब समय भी काफ़ी हो चुका है, तो इसलिए अपने बातचीत को थोड़ा समाप्ति की ओर ले चलते हैं। और जाते जाते एक छोटा सा सवाल है कि खुशी के लिए क्या कोई, जैसे पुस्तक एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किसी प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जिनको पढ़ के हम आनंद हो सकते हैं, आनंदमय हो सकते हैं, तो क्या ऐसी कोई पुस्तकें हैं जिनको पढ़ के हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं या खुशी पा सकते हैं, या कोई ऐसे जी संसाधन? जी 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 देखिए, चूंकि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे जी अधिकांश लोग बिना मोबाइल के तो शायद जीवन आज के ऐसा लगता है कि संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं उसी पर चर्चा करूंगा जी कि हम मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से हमारे राज्य आनंद संस्थान की आनंद विभाग की वेबसाइट है आनंद संस्थान mp.in, उस पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें बहुत सारे हमारी गतिविधियां हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं